हेलो गाइस, मैं अभिषेक ठाकुर स्वागत करता हूं आप सबका इको शास्त्र की एक और नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो हमारी पीपीटी बेस्ड दूसरी वीडियो है जिसमें हम उन टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं जो टॉपिक्स वाइल कैलकुलेटिंग न्यूमेरिकल एंड थ्योरी हमने फेस नहीं किया। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको लिस्ट बताता हूँ कि कौन से टॉपिक्स हमें डिस्कस करने हैं। द फर्स्ट टॉपिक इज द डेफिनेशन ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक्स। इन द सेम ऑर्डर हम इंजेक्शन एंड लीकेज की बात करेंगे, हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट नेट इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे, हम डिप्रीसिएशन और उसके कॉजेस की बात करेंगे, हम ऑब्सोलेसेंस और उसके टाइप्स की बात करेंगे, हम नेशनल इनकम और रिलेटेड एग्रीगेट्स के बेसिक डेफिनेशंस को मेंशन करेंगे। इन द सेम ऑर्डर हमें फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम को समझना होगा। हम एनएफआई और उसके टाइप्स की बात करेंगे और उसी के बेसिस पर हम कुछ डिफरेंस बिटवीन की बात करेंगे। सो हियर वी गो। तो आते हैं फर्स्ट पीपीटी की तरफ और यहां पर हमें डिफाइन करना है अबाउट द मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है तो आपने 11th क्लास में भी पढ़ा था, तो आई रिपीट अगेन, इट इज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट स्टडीज द इकोनॉमिक एक्टिविटी एट द इकोनॉमी लेवल एज अ होल। तो जहां पर आप एंटायर इकोनॉमी को स्टडी करते हैं दैट इज कॉल्ड द मैक्रो इकोनॉमिक्स। आप जानते होंगे माइक्रो का मतलब स्मॉल होता है, मैक्रो का मतलब लार्ज होता है। तो जहां पर आप एंटायर नेशन एज अ होल स्टडी करेंगे दैट इज द मैक्रो इकोनॉमिक। एंड दैट्स व्हाई द मैक्रो इकोनॉमिक्स इज आल्सो नोन एज द थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, जहां पर हम नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री को कैलकुलेट करेंगे एंड इन द सेम ऑर्डर हम टोटल एम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे। अगर मैं कुछ एग्जांपल्स की बात करूं तो यहां पर मैंने लिखा है नेशनल इनकम दैट इज द नेशंस इनकम, तो एंटायर नेशन की बात करें। द नेक्स्ट वन इज द एग्रीगेट डिमांड, दैट मींस द टोटल डिमांड ऑफ द इकोनॉमी, तो टोटल डिमांड ऑफ द इकोनॉमी दैट इज द मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट। एग्रीगेट सप्लाई, टोटल प्रोडक्शन इन द इकोनॉमी, तो टोटल प्रोडक्शन इकोनॉमी के रिस्पेक्ट में मैक्रो इकोनॉमिक्स है। जनरल एम्प्लॉयमेंट एंड द जनरल प्राइस लेवल, जहां पर हम एवरेज प्राइस लेवल ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज की बात करते हैं। चलता हूं नेक्स्ट पीपीटी की तरफ एंड दैट इज द इंजेक्शन एंड द लीकेज कॉन्सेप्ट। नाउ इंजेक्शन क्या होता है, लीकेज क्या होता है। इंजेक्शन अगर हम सिंपल टर्म्स में बात करें तो डॉक्टर ने अगर आपको इंजेक्शन लगाया तो आपकी बॉडी में जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो फास्ट हो जाता है, एंड दैट इज सेम फॉर द इंजेक्शन। कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो आपकी इकोनॉमी को बूस्ट करती है फॉर द हायर लेवल ऑफ इनकम दैट इज कॉल्ड द इंजेक्शन। तो मैंने लिखा हुआ है फर्स्ट पॉइंट में, इट रेफर्स टू द इंट्रोडक्शन ऑफ इनकम। कोई भी एक्टिविटी जो आपकी इकोनॉमी में इनकम का इंट्रोडक्शन करेगी। और सेकेंड पॉइंट में मैंने मेंशन किया कि ये हमेशा हमारी इकोनॉमी के ऊपर पॉजिटिव इंपैक्ट डालेगा। तो इन सेंस ऑफ प्रोडक्शन, इन सेंस ऑफ इनकम, इसका इंपैक्ट हमेशा पॉजिटिव होता है। लेट्स सपोज वी टेक सम एग्जांपल ऑफ द इन्वेस्टमेंट। अब जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट से लेवल ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होता है, हाइयर द प्रोडक्शन लेवल एनकरेज द हाइयर लेवल ऑफ इनकम। इन द सेम ऑर्डर एक्सपोर्ट, अगर आप एक्सपोर्ट्स करते हैं दैट मींस कि हमारी कंट्री का डोमेस्टिक प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है, और जब डोमेस्टिक प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो हमारी कंट्री का लेवल ऑफ इनकम भी इंक्रीज हो जाएगा। इन द सेम ऑर्डर गवर्नमेंट परचेसेस, अगर गवर्नमेंट जितने ज्यादा एक्सपेंडिचर करती है ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज, मार्केट में डिमांड उतनी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, उतना ज्यादा वेलफेयर हो जाएगा, उतना ज्यादा बेसिक एक्टिविटीज हमारी कंट्रीज में होने लग जाएंगी, तो दैट इंक्रीजेस द लेवल ऑफ इनकम इन आवर कंट्री। तो इंजेक्शन आपकी इकोनॉमी के अंदर लेवल ऑफ इनकम को इंक्रीज करता है। इन द सेम ऑर्डर अगर हम लीकेज की बात करते हैं तो लीकेज इज द रिवर्स फॉर्म ऑफ द इंजेक्शन, जो आपके लेवल ऑफ इनकम के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट डालता है। दैट मींस कि ये आपको डिस्करेज कर रहा है। तो कोई भी चीज जो आपके प्रोडक्शन को डिस्करेज करती है दैट इज नोन एज द लीकेज, जिसे आप विड्रॉल भी बोल सकते हैं। तो मैंने यहां पर एग्जांपल लिखा सेविंग्स। अगर हर कोई सेव करना स्टार्ट कर दे दैट मींस कि ओवरऑल डिमांड इन द मार्केट कम हो जाएगी। जब आप डिमांड कम करेंगे तो हमारी कंट्री के अंदर प्रोडक्शन का लेवल भी फॉल हो जाएगा। तो सेविंग हमारे प्रोडक्शन के ऊपर एक नेगेटिव इंपैक्ट डालता है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द लीकेज। द सेकेंड वन इज द इंपोर्ट। अगर हम फॉरेन गुड्स को बाय करना शुरू कर दें तो हमारे खुद के गुड्स की डिमांड कम हो जाएगी, दैट मीन्स कि हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन फॉल हो जाएगा।
इन द सेम ऑर्डर अगर गवर्नमेंट टैक्सेस लगाना शुरू कर दे तो हायर टैक्सेस मींस द लोअर डिस्पोजेबल इनकम। आपके पास जितना लेस इनकम बचेगा दैट मींस कि आपकी डिमांड उतनी ही लेस हो जाएगी। आता हूं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ एंड द नेक्स्ट वन इज द ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड द नेट इन्वेस्टमेंट। आपने इन्वेस्टमेंट की बात की थी थ्रू द एक्सपेंडिचर मेथड और वहां पर हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। अगर मैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट को सिंप्लीफाई करूं तो दैट मींस द टोटल इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी। अब इन्वेस्टमेंट आप किन चीजों पर करते हैं, तो एज वी नो वी हैव द टू डिफरेंट पार्ट्स of the investment. The first one is the fixed investment and the second one is the inventory investment. तो अपने fixed assets और अपनी inventories के ऊपर आपने जो total expenditure किया that is the gross investment. So मैंने mention किया it refers to the total expenditure on purchase of capital stock. As you know capital stock जिसके अंदर हम दोनों चीजों को लेकर चलते हैं, one is the fixed assets and the second one is the inventory. नाउ ग्रॉस को हमने टोटल क्यों बोला, क्योंकि लेट्स सपोज कीजिए कि कोई अगर आपके लास्ट ईयर की मशीनरी अभी आपके पास बची हुई है, तो आप जानते हैं कि जैसे जैसे हम मशीन को यूज करते हैं उसकी वैल्यू डिप्रीशिएट होती जाती है, और जब उसकी वैल्यू डिप्रीशिएट होती है तो ईच ईयर हमें उसे रिपेयर करवाना पड़ता है। तो दैट्स वाई अगर मैं लास्ट ईयर की मशीन को इस साल ऑपरेट करना चाहता हूं तो मुझे उसके ऊपर रिपेयर एक्सपेंडिचर देना पड़ेगा, एंड दैट रिपेयर एक्सपेंडिचर इज द पार्ट ऑफ द ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, एंड दैट्स वाई ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज नोन एज द टोटल एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल स्टॉक। चाहे वो आपका कैपिटल स्टॉक न्यू हो चाहे वो आपका कैपिटल स्टॉक ओल्ड हो, दोनों एक्सपेंडिचर के सम को हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट वन पर आऊंगा एंड दैट इज द नेट इन्वेस्टमेंट। जब आप नेट इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो नेट इन्वेस्टमेंट मींस द एक्चुअल एक्सपेंडिचर ऑन द कैपिटल स्टॉक। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल एंड एक्चुअल। टोटल में आपने लास्ट ईयर की ओल्ड मशीन्स को भी कंसीडर किया था, but net investment does not consider the old machines. It only consider the expenditure on the purchase of new machine and the inventories, and that's why it is known as the actual expenditure. तो always remember net के अंदर सिर्फ हम new machines and inventories की बात करते हैं, लेकिन gross investment old machines को भी consider करते हैं। एंड दैट्स वाई मैंने फर्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में लिखा नेट इन्वेस्टमेंट इंक्लूड द एक्सपेंडिचर ऑन परचेस ऑफ न्यू फिक्स्ड एसेट्स ओनली एंड इट डज नॉट इंक्लूड द एक्सपेंडिचर ऑन द एग्जिस्टिंग फिक्स्ड एसेट्स, and that's why it means the net investment indicate the actual or net change in the economy's capital stock during the given year. हमारी इकोनॉमी में एक्चुअली में कैपिटल स्टॉक में कितना चेंज आया है वो आपको नेट इन्वेस्टमेंट रिप्रेजेंट करेगा। और अगर आप नेट इन्वेस्टमेंट निकालना चाहते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, दैट इज द ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डिप्रिसिएशन। तो जैसा कि आप बेसिक फॉर्मूला आप ऑलरेडी कर चुके हैं, ग्रॉस में से डिप्रिसिएशन माइनस किया तो आपके पास नेट इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि ग्रॉस को जब आप कन्वर्ट करें नेट के अंदर तो डिप्रिसिएशन हमने माइनस किया, सो व्हाट इज द डिप्रिसिएशन इज ऑल अबाउट। तो मैंने यहां पे लिखा इट रेफर्स टू लॉस और फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स इन यूज और कॉन्टिन्यूस यूज। दैट्स मीन अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूं तो किसी भी मशीन को जैसे जैसे आप यूज करते जाते हैं उसकी वैल्यू फॉल होती जाती है, तो जितने अमाउंट से उसकी वैल्यू फॉल होती है दैट इज नोन एज द डिप्रीसिएशन। तो डिप्रीसिएशन का मतलब होता है फॉल इन द वैल्यू। डिप्रीसिएशन को हम कुछ और नामों से भी बुला सकते हैं, लाइक मैंने यहां पे लिखा कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। वाइल कैलकुलेटिंग न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपने कई बार ये देखा कि डिप्रीसिएशन की जगह कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल गिवन होता है। कंजम्पशन का मतलब यूज करना, किसको यूज करें, फिक्स कैपिटल को, दैट मींस द फिक्स एसेट्स। द सेकेंड वन इज द रिप्लेसमेंट कॉस्ट। अगर आप अपनी मशीन को रिप्लेस करना चाहते हैं तो उस रिप्लेसमेंट पर जो आप एक्सपेंडिचर करेंगे दैट इज कॉल्ड द रिप्लेसमेंट कॉस्ट। उसी को हम करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी बोल सकते हैं। एक्चुअली द करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट करंट ईयर के रिप्लेसमेंट्स की बात करता है और जस्ट रिप्लेसमेंट कॉस्ट हमारे टोटल रिप्लेसमेंट वैल्यूज की बात करता है। इन द सेम ऑर्डर आप उसे कैपिटल कंजम्पशन अलाउंसेस बोल सकते हैं। अब डिप्रीसिएशन निकाला कैसे जाता है,
तो ये फॉर्मूला भी आपने पहले किया है, तो थोड़ा सा फास्ट भगाता हूं। आपने लिखा टोटल वैल्यू ऑफ एसेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय द एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट्स। इसका मतलब क्या हुआ, पहले आप देखिए कि आपके एसेट्स, मान लीजिए मशीन, उसकी वैल्यू कितनी है, माइनस कर दीजिए स्क्रैप वैल्यू, जब वो रद्दी के रेट बिकने वाली है तो वो कितने में बिकेगी, और उसे डिवाइड कर दीजिए एस्टिमेटेड लाइफ से। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। लेट्स सपोज आपके मशीन की वैल्यू है 1 लाख रुपीज, और जब वो स्क्रैप हो जाएगा तो लेट्स सपोज वो 10,000 में सेल हो जाएगा, और उस मशीन की जो एस्टिमेटेड लाइफ है दैट इज द 5 years। तो अगर हम डेप्रीसिएशन निकालें तो वैल्यू ऑफ मशीन 1 लाख minus scrap value 10,000 divided by the estimated life 5 years. So your depreciation of the each year is the 18,000 rupees. Now the next one की बात करते हैं, that is the causes of depreciation. अब depreciation होता किस वजह से है, तो we have the 3 different causes of the depreciation. The first one आता है normal wear and tear. ऐसी चीजें जो रूटीन नेचर होती जाती हैं, दैट इज कॉल्ड द नॉर्मल वियर एंड टियर, उसे आप रोक नहीं सकते। कई बार हम कंपनीज में जो मशीन को चलाने की लिमिट होती है उस लिमिट से ज्यादा चला देते हैं, तो उसकी वजह से मशीन गर्म हो जाती है, और जब वो गर्म हो जाती है तो वो चलने में काफी टाइम लगाती है। तो दैट्स व्हाई दैट इज कॉल्ड द नॉर्मल वियर एंड टियर। सेकेंड वन आता है पैसेज ऑफ टाइम, दैट मीन्स कि जैसे जैसे टाइम गुजरता है वैसे वैसे आपके फिक्स एसेट्स की वैल्यू फॉल हो जाती है। यहाँ पर बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, मेनली हम नेचुरल फैक्टर्स को कंसीडर करते हैं। लाइक बारिश हुई तो बारिश का पानी आपकी मशीन के ऊपर पड़ा तो मशीन में जंग लग गया, तो धीरे धीरे वो खराब होती जा रही है, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द पैसेज ऑफ टाइम। तो जैसे जैसे आपका टाइम पैसेज होगा, आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे आपकी मशीन की वैल्यू फॉल होगी। थर्ड एंड लास्ट वन हमारे पास आता है एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। अब एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस का मतलब क्या होता है यहाँ पर, दैट मीन्स कि जब आपको पता है कि आपके मशीन की वैल्यू फॉल होने वाली है, सो दैट फॉल इन द वैल्यू इज कॉल्ड द ऑब्सोलेसेंस। तो यहां पर दो रीजंस की वजह से होता है। द फर्स्ट रीजन इज द मार्केट कंडीशन। जब मार्केट में आपके गुड्स की डिमांड कम हो जाती है तो उस मशीन से हम कम काम करवाते हैं, तो मशीन पड़े पड़े भी खराब हो जाती है। इन द सेम ऑर्डर टेक्निकल कंडीशन, अगर आपकी मशीन आउटडेटेड हो चुकी है तो उस आउटडेटेड मशीन की जो वैल्यू है, ऑब्वियस सी बात है, वो बहुत कम हो जाती है, तो दैट इज द पार्ट ऑफ द डिप्रिसिएशन। तो आपके माइंड में ये डाउट आया होगा कि जी चलो पता चला कि डेप्रीसिएशन क्या होता है, डेप्रीसिएशन के कॉजेस क्या होते हैं, लेकिन ये ऑब्सोलेसेंस क्लियर नहीं हुआ। तो जब मैं ऑब्सोलेसेंस की बात करूंगा तो ऑब्सोलेसेंस का मतलब भी होता है फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट, लेकिन फॉल होता है टू रीजंस की वजह से। वन इज द एक्सपेक्टेड रीजन, सेकेंड वन इज द अनएक्सपेक्टेड रीजन। एक्सपेक्टेड का मतलब आप जानते हैं ऑन द बेसिस ऑफ योर नॉलेज कि आपके फिक्स एसेट्स की वैल्यू फॉल हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड द एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस, जिसे हम फोरसीन डिस्ट्रक्शन बोल सकते हैं। व्हाई इट इज नोन एज द फोरसीन डिस्ट्रक्शन, क्योंकि इस डिस्ट्रक्शन को देखा जा सकता है। इन द सेम ऑर्डर हमारे पास सेकेंड वन होता है अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेशन, और अनएक्सपेक्टेड जिसे आप अनफोर्सीन बोल सकते हैं, जो हम नहीं देख सकते। लाइक कोई नेचुरल डिजास्टर हो जाए, उस नेचुरल डिजास्टर की वजह से अगर कुछ हो जाए तो हम उसके लिए पहले से एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते। तो मान लीजिए कि सुनामी आ गई और आपकी मशीन को बहा कर ले गई, या कोई साइक्लोन आ गया, अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया, तो ऐसी कोई भी प्रॉब्लम अगर होगी तो दैट इज द पार्ट ऑफ द एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। जब अनएक्सपेक्टेड, दैट इज कॉल्ड द अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। तो जब भी अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस की वजह से आपकी वैल्यू फॉल होती है, दैट इज नोन एज द कैपिटल लॉस। तो इसे हम कैपिटल लॉस बोलते हैं। तो चलते हैं कुछ की कॉन्सेप्ट्स की तरफ, और सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन आती है अबाउट द नेशनल इनकम अकाउंटिंग। सो नेशनल इनकम अकाउंटिंग का मतलब सिंपल वर्ड्स में वो मेथोडोलॉजी होता है थ्रू विच आप नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं। एज यू नो वी हैव द थ्री डिफरेंट मेथड, वैल्यू एडेड इनकम एंड एक्सपेंडिचर। द नेक्स्ट वन आपके पास आएगा दैट इज द इकोनॉमिक टेरिटरी। और जब आपने इंक्लूडेड नॉट इंक्लूडेड आइटम्स की बात की थी तो वहां पर एक टर्मिनोलॉजी आपके पास आया इकोनॉमिक टेरिटरी। इकोनॉमिक टेरिटरी होता क्या है जी, तो इकोनॉमिक टेरिटरी इन अ सिंपल वर्ड इज द फ्रीडम ऑफ सर्कुलेशन
टू द पर्सन, गुड्स एंड कैपिटल। इसका मतलब क्या हुआ, जहां पर इंडिया का पर्सन एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है विद द फ्रीडम, जहां पर इंडिया का गुड्स एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है और इंडिया का कैपिटल एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है, दैट इज नोन एज द इकोनॉमिक टेरिटरी। ऑन द सेम बेसिस आपके पास डोमेस्टिक इनकम आता है, और आप जानते हैं डोमेस्टिक इनकम इज द एरिया स्पेसिफिक इनकम। So any income that is earned within the domestic territory of the country, that is known as the domestic income of the country. तो मैंने यहाँ पर मेंशन किया डोमेस्टिक इनकम जो कहाँ पर अर्न किया जाता है, विद इन द कंट्री, और कौन अर्न कर सकता है, कोई भी। तो हमारी इंडिया के अंदर कोई भी पैसा अर्न करे, ईदर द रेजिडेंट और द नॉन रेजिडेंट, दैट इज द डोमेस्टिक इनकम ऑफ आवर कंट्री। इन द सेम ऑर्डर द नेक्स्ट वन इज द नेशनल इनकम, और नेशनल इनकम इज द इनकम अर्न बाय द रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री। तो जो आपकी कंट्री के लोग हैं उन्होंने जो पैसा अर्न किया, दैट इज द नेशनल इनकम। सो एज यू नो डोमेस्टिक इनकम में जब हम एनएफआईए को ऐड करते हैं, हाँ जी, तो नेशनल इनकम आपके पास आता है। The next one is the NIT, और while changing the market price to the factor cost, तो हमने एक और टर्म को यूज किया था, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इज द इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। तो टैक्सेस क्या होते हैं वो मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, तो आप लोग मेरी वो वीडियो देख सकते हैं जहां पर मैंने टैक्स के बारे में आपको अच्छे से मेंशन किया था। द नेक्स्ट वन हमारे पास आता है सब्सिडीज क्या होती हैं। तो सब्सिडीज इज द कैश ग्रांट गिवन बाय गवर्नमेंट टू द प्रोड्यूसर। तो इन अ सिंपल वर्ड, जहां पर गवर्नमेंट एक फाइनेंशियल असिस्टेंस या एक कैश ग्रांट देती है, किसको, प्रोड्यूसर को, एंड दैट इज नोन एज द सब्सिडीज। नेक्स्ट वन आपके पास आता है मार्केट प्राइस, ये भी हम मेंशन कर चुके हैं। मार्केट प्राइस होता है जिस प्राइस पर आप अपनी कमोडिटीज को सेल करते हैं, और फैक्टर कॉस्ट होता है जिस प्राइस पर हमने उसे प्रोड्यूस किया। तो द प्राइस ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज नोन एज द फैक्टर प्राइस, और जिस प्राइस पर आप उसे बेचेंगे वो आपके लिए क्या हो जाएगा, मार्केट प्राइस। नाउ द नेक्स्ट वन एंड दैट इज द डोमेस्टिक एग्रीगेट। तो डोमेस्टिक एग्रीगेट वी हैव द 4 डिफरेंट डोमेस्टिक एग्रीगेट, जीडीपीएमपी, जीडीपीएफसी, एनडीपीएमपी, एनडीपीएफसी। इन द सेम ऑर्डर नेशनल एग्रीगेट, जहां पर आप जीएनपीएमपी, जीएनपीएफसी, एनएनपीएमपी और एनएनपीएफसी की बात करेंगे। तो डेफिनेशन पर आता हूं बहुत जल्दी, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आप कर चुके हैं। जीडीपीएमपी मैंने लिखा, इट रेफर्स टू द ग्रॉस मार्केट वैल्यू, जी है तो इसलिए क्या आया, ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। एज यू नो डोमेस्टिक है तो विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी होना चाहिए ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 ईयर। इस डेफिनेशन में ध्यान रखने वाली मेनली 2 चीजें आपके पास हैं। द फर्स्ट वन इज द ग्रॉस मार्केट वैल्यू एंड द सेकेंड वन विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। अब देखिए जब हम एनडीपीएमपी की तरफ आए तो मैंने पूरी डेफिनेशन को सेम रहने दिया, बस ग्रॉस मार्केट वैल्यू की जगह नेट मार्केट वैल्यू कर दिया। तो आपको अपने माइंड को यूज करना है, रट्टा नहीं मारना, और आप डेफिनेशन को खुद क्रिएट कर सकते हैं। इन द सेम ऑर्डर अगर आप जीडीपीएफसी को डिफाइन करते हैं, तो आप जानते हैं अगर मैं जीडीपीएमपी को बाय यूजिंग द बेसिक फॉर्मूला कन्वर्ट करूं, तो माइनस क्या करता हूं, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो देखिए जीडीपीएफसी की डेफिनेशन लिखते टाइम मैंने जीडीपीएमपी को ही कॉपी किया, और एट द लास्ट मैंने क्या लिखा, आफ्टर डिडक्टिंग एनआईटी। इन द सेम ऑर्डर एनडीपीएफसी लिखते टाइम भी आपने यही किया, आपने एनडीपीएमपी की डेफिनेशन को लिखा और लास्ट में आपने माइनस क्या कर दिया, एनआईटी। इसी तरीके से हम चलते हैं नेशनल एग्रीगेट, तो मैंने यहां पे लिखा है जीएनपीएमपी, और अगेन द जीएनपीएमपी तो फर्स्ट डेफिनेशन पर आऊंगा, इट रेफर्स टू द ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 ईयर। यहां पर भी 2 चीजें फोकस करनी है, ग्रॉस मार्केट वैल्यू क्योंकि ग्रॉस वैल्यू गिवन है, और नेशनल की बात कर रहे हैं तो हम नॉर्मल रेजिडेंट्स को ट्रीट करेंगे। ऑलवेज रिमेंबर गाइस, जब भी डोमेस्टिक होगा तो एरिया स्पेसिफिक होगा, जब भी नेशनल होगा तो पीपल स्पेसिफिक होना चाहिए। इन द सेम ऑर्डर एनएनपीएमपी आप करेंगे तो ग्रॉस मार्केट वैल्यू की जगह नेट मार्केट वैल्यू हमने कर दिया। जीएनपीएफसी करना है तो जीएनपीएमपी में से क्या माइनस कर दिया, एनआईटी, एंड इन द सेम ऑर्डर एनएनपीएफसी निकालना है तो एनएनपीएमपी में से आपने क्या माइनस कर दिया, एनआईटी। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस वन हम डिस्कस करते हैं अबाउट द फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। तो फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम क्या होता है, तो फैक्टर इनकम होता है जिस इनकम को अर्न करने के लिए आप अपनी सर्विसेज को रेंडर्ड करते हैं। तो जब मैं कुछ कमाने के लिए कोई मेहनत करता हूं, मैं अपनी सर्विसेज देता हूं, दैट इज नोन एज द फैक्टर इनकम।
फॉर एग्जाम्पल मैं अगर लैंड आपको दूंगा तो मुझे यहाँ पर रेंट मिलेगा, मैं आपको लेबर सर्विसेज दूंगा तो मुझे वेजेस मिलेगा, मैं अपना कैपिटल दूंगा तो मुझे इंटरेस्ट मिलेगा, और मैं अपना एंटरप्रेन्योरशिप दूंगा तो जाकर प्रॉफिट मिलेगा। दैट मीन्स कि मुझे अपनी सर्विसेज के बदले में जो पैसा मिलेगा दैट इज कॉल्ड द फैक्टर इनकम। तो फैक्टर इनकम को आप अर्नड इनकम भी बोल सकते हैं क्योंकि ये आपने कमाया है। इन द सेम ऑर्डर ट्रांसफर इनकम इज द वन साइडेड इनकम, जिसके लिए आप कोई सर्विस रेंडर नहीं करते। लास्ट टाइम आपने सर्विस रेंडर किया तो पैसा मिला, दिस टाइम आपको विदाउट सर्विस रेंडर किए पैसा मिल गया, एंड दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द वन साइडेड इनकम। लाइक अगर मैं चैरिटी की बात करूं तो या तो सिर्फ आपने चैरिटी दी है या सिर्फ चैरिटी आपको मिली है, इसका कोई सेकेंड फेज ऑफ ट्रांजेक्शन नहीं होता। स्कॉलरशिप की बात करें तो वन साइडेड है, ओल्ड एज पेंशन की बात करें तो वन साइडेड है, आपके घर वाले आपको पॉकेट मनी देते हैं तो दैट इज द वन साइडेड। और इसलिए मैंने लिखा इट इज द अर्नड इनकम। इसका मतलब जो हमने पाया, तो जो पैसा आपने कमाया वो अर्नड था, जो आपने पैसा पाया वो अनअर्नड है, तो दैट इज कॉल्ड द ट्रांसफर इनकम। द नेक्स्ट वन, इसके बेसिस पर हम डिफरेंस बिटवीन की बात करते हैं, और जब डिफरेंस बिटवीन की बात करेंगे तो मैंने यहाँ पर 5 बेसिक पॉइंट्स की बात की। द फर्स्ट वन डेफिनेशन आप जानते हैं गाइस, फैक्टर इनकम आपने सर्विस रेंडर्ड किया, ट्रांसफर इनकम आपको बिना सर्विस दिए मिल गया। एग्जाम्पल हम ले ही चुके हैं, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, और वहां पर स्कॉलरशिप, ओल्ड एज पेंशन एंड द टैक्सेस। कॉन्सेप्ट की बात करूं तो फैक्टर इनकम एक अर्निंग कॉन्सेप्ट, आपको अर्न करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। और जो ट्रांसफर इनकम है वो रिसीट कॉन्सेप्ट है, जो आपको पा गया। इन द सेम ऑर्डर टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन की बात करेंगे तो फैक्टर इनकम बायलेटरल होता है, जो टू साइडेड होता है। दैट मीन्स कि आप सर्विस देंगे तो बदले में आपको पैसा मिलेगा। लेकिन ट्रांसफर इनकम वन साइडेड होता है, इसलिए हम उसे यूनिलेटरल बोलते हैं। लास्ट वन, ट्रीटमेंट की बात करें तो नेशनल इनकम के अंदर कभी भी हम ट्रांसफर इनकम को इंक्लूड नहीं करते। नेशनल इनकम के अंदर सिर्फ फैक्टर इनकम को ही काउंट किया जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस वन आप ट्रांसफर्स को भी टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। हाँ जी, थोड़ा खतरनाक है। तो ट्रांसफर को भी दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। द फर्स्ट वन इज द करंट ट्रांसफर, सेकेंड वन इज द कैपिटल ट्रांसफर। इन अ सिंपल वर्ड्स, अगर मैं करंट ट्रांसफर की बात करूं तो जो पेमेंट आप अपनी करंट इनकम से देते हैं और सामने वाले की करंट इनकम में ऐड हो जाता है, तो करंट ट्रांसफर जो आप करंट इनकम से पे करते हैं, और कैपिटल ट्रांसफर जो आप अपनी वेल्थ से पे करते हैं। अगर मैं आपको सबसे सिंपल एग्जांपल लूं, तो मान लीजिए अगर आप टैक्स पे कर रहे हैं गवर्नमेंट को तो दिस ईयर ऑफ इनकम के बेसिस पर कर रहे हैं, तो अपनी करंट इनकम के बेसिस पर आपको देना पड़ेगा, दैट इज द करंट ट्रांसफर। लेकिन मान लीजिए आपको अगर किसी को हेल्प करनी है, एज अ कंट्री आप किसी की हेल्प कर रहे हैं, तो आपके पास जो टोटल वेल्थ है उसमें से कुछ पैसा निकाल कर आप उसकी हेल्प कर रहे हैं। सो ऑलवेज रिमेंबर, करंट ट्रांसफर, करंट इनकम, कैपिटल ट्रांसफर हमेशा आपकी वेल्थ से होता है। एग्जाम्पल्स की बात करूं तो करंट ट्रांसफर में मैंने टैक्सेस की बात की, स्कॉलरशिप है, ओल्ड एज पेंशन है जो आपके पास आएगा। कैपिटल ट्रांसफर की बात करेंगे तो वॉर डैमेजेस आपके पास है, वॉर की वजह से कोई डैमेजेस हो जाता है तो वो आपका कैपिटल ट्रांसफर है। इकोनॉमिक एड हो गया, पेमेंट ऑफ नॉन रेगुलर टैक्सेस हो गया जो रेगुलर बेसिस नहीं है, लाइक डेथ ड्यूटीज की बात करूं, कैपिटल गेन टैक्सेस की बात करूं, एटसेट्रा। इन द सेम ऑर्डर करंट ट्रांसफर और सिंप्लीफाई करूं तो करंट ट्रांसफर का मतलब होता है रूटीन नेचर। तो जो बार बार होगा वो करंट है, जो कभी कभार होगा वो आपका कैपिटल होगा। पर्पस की बात करें तो करंट ट्रांसफर जनरली हम कंजम्पशन पर्पस से करते हैं और कैपिटल ट्रांसफर इन्वेस्टमेंट पर्पस से होता है। तो आपके इंतजार की घड़ियां बस खत्म होने वाली है, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आता हूं, एंड दैट इज कॉल्ड द नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। एनएफआईए आप लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, तो हम जानते हैं कि एनएफआईए इज द डिफरेंस बिटवीन द फीफा माइनस फीटा। तो अगर मैं इसके पार्ट्स की बात करूं तो एनएफआईए को हम 3 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एनएफआईए जो पैसा आप फॉरेन कंट्री से अर्न कर रहे हैं, तो किस बेसिस पर आप फॉरेन कंट्री से अर्न कर रहे हैं, तो वी हैव द 3 डिफरेंट कैटेगराइजेशन। द फर्स्ट वन आता है नेट कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। व्हाट इज द कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज? मान लीजिए हम फॉरेन कंट्री में अपनी लेबर सर्विसेज सेल कर रहे हैं, तो हमें क्या मिलेगा? कॉम्पनसेशन। जैसे हम अपनी लेबर सर्विसेज वहां पर प्रोवाइड कर रहे हैं, फॉरेनर्स भी तो अपनी लेबर सर्विसेज इंडिया में दे रहे हैं, तो हमें उन्हें भी क्या पे करना पड़ेगा? कॉम्पनसेशन।
तो जो आपने फॉरेन से रिसीव किया दैट इज द कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, और जो फॉरेनर्स आपकी कंट्री से अर्न करके ले गए दैट इज द कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज पेड टू नॉन रेजिडेंट। तो अगर हमें नेट अमाउंट निकालना है कि हमारी जेब में कितना पड़ा, तो हम बोल सकते हैं नेट कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज कैसे निकलेगा, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज रिसीव बाय रेजिडेंट माइनस कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज पेड टू नॉन रेजिडेंट। इन द सेम ऑर्डर हमारे पास नेक्स्ट हेडिंग आता है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड द एंटरप्रेन्योरशिप। मान लीजिए फॉरेन में आपकी प्रॉपर्टी है तो वहां से आप रेंट रिसीव करते हैं। इन द सेम ऑर्डर फॉरेनर की भी एक प्रॉपर्टी इंडिया में हो सकती है जिससे वो रेंट रिसीव करता होगा। तो हमें नेट अमाउंट देखना है कि हमारे जेब में कितना आया, तो दैट इज द नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। द लास्ट वन इज द नेट रिटेन अर्निंग। एज यू नो रिटेन अर्निंग इज द पार्ट ऑफ द प्रॉफिट जो कंपनी अपने फ्यूचर के लिए सेव करके रखती है। तो नेट रिटेन अर्निंग का मतलब नेट अमाउंट हमारे पास कितना बचा। तो आपकी कंपनीज ने जो रिटेन अर्निंग रखा है फॉरेन कंट्री के अंदर उसमें से माइनस कर दीजिए जो फॉरेन की कंपनीज ने रिटेन अर्निंग्स रखा हुआ है। दैट मीन्स इन अ सिंपल टर्मिनोलॉजी अगर मैं बात करूं तो जितना आपने रिसीव किया उसमें से पेड को बस माइनस करते जाइए, तो आप एनएफआईए के पार्ट्स की बात कर सकते हैं। सो एट द एंड एनएफआईए को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। नेट कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, उसमें आप प्लस करेंगे नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड द एंटरप्रेन्योरशिप, एंड द लास्ट वन इज द नेट रिटेन अर्निंग। सो द नेक्स्ट टॉपिक आपके पास आता है एंड दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द डोमेस्टिक इनकम एंड द नेशनल इनकम। नाउ डोमेस्टिक इनकम इज द एनडीपी 8FC, नेशनल इनकम इज द एनएनपी 8FC। तो आप सभी जानते हैं डेफिनेशन, डोमेस्टिक इनकम एरिया स्पेसिफिक होता है। तो एनी इनकम दैट इज जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री दैट इज द डोमेस्टिक इनकम। एंड व्हाट इज द नेशनल इनकम, दैट इज द इनकम ऑन बाय द रेजिडेंट्स ऑफ आवर कंट्री। सो ऑलवेज रिमेंबर गाइस, जब भी डोमेस्टिक होगा तो एरिया होगा, जब भी नेशनल होगा तो पीपल की बात करेंगे। इंक्लूड्स की बात करता हूं तो डोमेस्टिक इनकम में एरिया स्पेसिफाइड होता है, पीपल स्पेसिफाइड नहीं होता। तो हमारी कंट्री के अंदर कोई भी बंदा पैसा अर्न करे, चाहे वो इंडियन है यानी रेजिडेंट ऑफ इंडिया है या नॉन रेजिडेंट है, दोनों की इनकम को डोमेस्टिक इनकम का पार्ट माना जाएगा। इन द सेम ऑर्डर नेशनल इनकम निकालते टाइम हमें पीपल फोकस करना होता है, नॉट द एरिया। तो चाहे इनकम हमारा रेजिडेंट इंडिया से अर्न करे चाहे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से करे, दैट इज द पार्ट ऑफ द नेशनल इनकम। द नेक्स्ट वन आता है ट्रीटमेंट ऑफ द एनएफआईए। तो डोमेस्टिक इनकम में एनएफआईए इंक्लूडेड नहीं होता, नेशनल इनकम में इंक्लूडेड होता है। नाउ द नेक्स्ट वन एंड दैट इज द जीडीपीएमपी एंड द एनएनपी 8FC। तो जीडीपीएमपी अगेन द डोमेस्टिक प्रोडक्शन, तो डेफिनेशन पर आऊंगा। मैंने लिखा है इट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द इकोनॉमिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री। तो फिर से इकोनॉमिक टेरिटरी तो हम बात कर रहे हैं जीडीपी 8MP और एनएनपी 8FC बाय द रेजिडेंट्स आपके पास है। इंक्लूड्स की बात करूं तो जीडीपी 8MP में डिप्रीसिएशन इंक्लूड होता है क्योंकि ग्रॉस वैल्यू है, उसमें एनआईटी इंक्लूड होता है क्योंकि एमपी गिवन है। इन द सेम ऑर्डर एनएनपी 8FC में दोनों चीजें एक्सक्लूड हैं क्योंकि डेप्रीसिएशन निकाला तो नेट निकला और एनआईटी निकाला तो एफसी निकला। एंड द लास्ट वन दैट इज द एनएफआईए। तो जीडीपी 8MP डोमेस्टिक है तो वहां पर एनएफआईए नहीं आता पर नेशनल इनकम में आता है। नाउ आपके इंतजार की घड़ियां वास्तव में खत्म हुई, बस लास्ट डिफरेंस बिटवीन हमारे पास आता है एनएफआईए एंड द नेट एक्सपोर्ट। सम ऑफ द टाइम मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट दोनों को सेम ट्रीट कर लेते हैं और वहीं पर गलती आपसे हो जाती है। तो एनएफआईए क्या होता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अपनी फैक्टर सर्विसेज देने से जो हमने फॉरेन से पैसा अर्न किया दैट इज द एनएफआईए। और नेट एक्सपोर्ट्स क्या होता है, जब हम अपने गुड्स को या नॉन फैक्टर सर्विसेज को फॉरेन कंट्री में सेल करते हैं तो उससे जो पैसा आपके पास आएगा। तो याद रखिएगा एनएफआईए इज द फीफा माइनस फीटा एंड द नेट एक्सपोर्ट इज द एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। आप जानते हैं एक्सपोर्ट जो आपने सेल करके पैसा कमाया और इंपोर्ट जो आपने परचेज करके पैसा दिया। और एनएफआईए इज द फीफा माइनस फीटा, फीफा जो हमने रिसीव किया, फीटा जो हमने पे किया। कंपोनेंट्स की बात करूंगा तो एनएफआईए के कंपोनेंट्स अभी आपने किए थे, हाँ जी, तो बिल्कुल 3 कंपोनेंट्स होते हैं। द फर्स्ट वन नेट कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड द नेट रिटेन अर्निंग। जब मैं नेट एक्सपोर्ट्स की बात करूंगा तो यहाँ पर 2 कंपोनेंट्स आपके पास हैं। द फर्स्ट वन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड द सेकेंड वन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज। नाउ द लास्ट वन की हम बात करते हैं, एनएफआईए इज ओनली द पार्ट ऑफ द एनएफआईए बट नेट एक्सपोर्ट हमारे डोमेस्टिक का भी पार्ट होता है और नेशनल का भी पार्ट होता है।
इतनी देर तक रुकने के लिए शुक्रिया। आपके कंसंट्रेशन को सलाम करता हूं।